हेलो फ्रेंड्स, एबीएम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये जो भी आपके क्वेश्चन आंसर्स है सारे के सारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। 95% जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो सारे के सारे आपके जून में पूछे गए थे, तो उनसे आपको आइडिया लग जाएगा काफ़ी कुछ कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और 4-5% क्वेश्चन में जो और पूछे जा सकते तो उसको मैं ऐड करके आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस करूँगी। और एबीएम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपका मॉड्यूल बी, जो कि पूरा एचआरएम के ऊपर है, और मॉड्यूल डी जो पूरा का पूरा कंप्लाइंसेस के ऊपर है। ठीक है, मॉड्यूल डी का पूरा 100%, एक्चुअली एबीएम का पूरा 100% सिलेबस आपका हो गया। मॉड्यूल डी जो कि बिल्कुल नई बुक में नया ऐड किया था, तो पूरा नई बुक से मैंने आप लोगों के लिए अवेलेबल करा दिया है। वीडियोस को आप देख सकते हैं, उन सबको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। मॉड्यूल डी आप देख लीजिए, और एचआरएम का मॉड्यूल एबीएम का मॉड्यूल बी, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए यही दो है, इनकी आप वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, बाकी मॉड्यूल्स का अगर आपको ज़्यादा स्कोप मतलब टाइम नहीं है, उनको नहीं देख सकते, तो एटलीस्ट इन दो वीडियोस को, इन दो मॉड्यूल की वीडियोस को जरूर देख के चाहिए। इन्हीं से आपका पास होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और मॉड्यूल डी में एक चैप्टर है ना आपका, यूनिट नंबर 30। ठीक है, मॉड्यूल डी का यूनिट 30 है, जीआरसी के ऊपर है, कंप्लायंस एंड जीआरसी अप्रोच। जीआरसी के ऊपर एक क्वेश्चन भी हम देखेंगे, वैसे पहला क्वेश्चन तो उसके उसी चैप्टर में से 5-6 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। ठीक है, इसको यहाँ भी हम डिस्कस करेंगे, पर डिटेल में आप लोग चैप्टर भी देख सकते हैं। ये क्वेश्चन जीआरसी के ऊपर क्वेश्चन आपका पूछा गया था। जीआरसी सॉल्यूशन क्या होता है और किस तरीके से काम करता है। इसमें जीआरसी में 3 टर्म्स है, जी स्टैंड्स फॉर गवर्नेंस, आर हो गया रिस्क, और सी हो गया हमारे यहाँ पे कंप्लायंसेस। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जीआरसी एग्जैक्टली होता क्या, तो देखिए जीआरसी होता क्या है उसको समझने से पहले हम समझते हैं कि जीआरसी एग्जैक्टली क्या है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जीआरसी में यहाँ पे 3 चीजें। ठीक है, यहाँ पे देख लेते स्लाइड में। देखिए जीआरसी में 3 चीजें हैं, जी हो गया आपका गवर्नेंस, आर हो गया आपका रिस्क, और सी हो गया हमारा कंप्लायंसेस। ठीक है, तो रिस्क का मतलब क्या है, बैंकों के अलग अलग प्रोडक्ट है, तो हर प्रोडक्ट में रिस्क रहता है। जैसे आपका क्रेडिट रिस्क हो गया, मार्केट रिस्क हो गया, ठीक है, ऑपरेशनल रिस्क हो गया, रेपुटेशन रिस्क। तो कई टाइप के रिस्क बैंकों को फेस करने पड़ते हैं। क्रेडिट मतलब कस्टमर जो है डिफॉल्ट कर जाएगा, ईएमआई नहीं पे करेगा। मार्केट मतलब मार्केट में इंटरेस्ट रेट डाउन चला गया, या बैंकों का मार्केट में जो फॉरेन एक्सचेंज है उसका रेट कुछ डाउन चला गया, तो उसकी वजह से अगर बैंकों को लॉस होगा तो मार्केट रिस्क। ऑपरेशन मतलब बैंकों के सिस्टम का कोई गलती है, या स्टाफ कोई फ्रॉड कर ले, फेलियर हो जाए, सिस्टम फेल हो जाए, तो ऑपरेशन रिस्क होता है। रेपुटेशन रिस्क का मतलब क्या होता है कि बैंकों की कोई खराब चीज की पब्लिसिटी हो जाए, सोशल मीडिया में किसी बैंक के बारे में कोई नेगेटिव इमेज ऐसी चली जाए जिसकी वजह से लोगों का उस बैंक में विश्वास डूब जाए, तो उसको बोलते हैं रेपुटेशन रिस्क। ठीक है, तो ये हमारा रिस्क हो गया, रिस्क में ये आ गया। ठीक है, तो रिस्क को मैनेज करना पड़ता है। जो 3-4 टाइप के रिस्क की यहाँ बात की, इसको मैनेज करना होता है। ठीक है, अब सी आता है हमारा कंप्लायंस, जी की भी हम लोग बात करेंगे। सी होता है हमारा कंप्लायंस। कंप्लायंस फंक्शन किस तरीके से काम करता है, जैसे आरबीआई ने हमारे लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस कुछ पॉलिसीज बनाई है। ठीक है, जैसे आरबीआई ने बोला केवाईसी करना चाहिए कस्टमर का, फिर एएमएल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी कुछ गाइडलाइंस दी है। तो बैंक उन पॉलिसीज को, आरबीआई की गाइडलाइंस को, और सिर्फ आरबीआई नहीं, हमारा रेगुलेटर है आरबीआई, सिर्फ आरबीआई नहीं बल्कि गवर्नमेंट भी गाइडलाइंस देती है। ये अलग अलग रेगुलेटर, जैसे बैंक अगर मान लीजिए इंश्योरेंस का काम कर रहे हैं तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी वो भी कुछ गाइडलाइंस देती है, कुछ पॉलिसीज बनाती है, बैंकों को उसको मानना पड़ता है, तो उसी को बोलते हैं कंप्लायंस। तो कंप्लायंस रिस्क क्या होगा, बैंक इन बातों को नहीं मानेगा, अपनी पॉलिसी जो आरबीआई ने बनाई है, केवाईसी या बाकी चीज उसको नहीं मानेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे कंप्लायंस रिस्क हो गया ये। ठीक है, और कंप्लायंस रिस्क की वजह से बैंकों के ऊपर आरबीआई जो भी रेगुलेटर है वो पेनल्टी लगाती है। जैसे 1 करोड़ की पेनल्टी लगी, 2 करोड़ की पेनल्टी लगी। बहुत बार न्यूज़पेपर में आप लोगों ने देखा होगा ना, इस बैंक के ऊपर 1 करोड़ का फाइन लगा क्योंकि केवाईसी गाइडलाइंस पूरी नहीं की। इस बैंक के ऊपर 2 करोड़ का फाइन लगा, क्यों, क्योंकि उसको जो है फ्रॉड हुआ और उसने क्लासीफाई करके आरबीआई को नहीं बताया। तो इस तरह से अलग अलग बैंकों की न्यूज खबरें में न्यूज़पेपर में छपती रहती है, जिसकी वजह से बैंकों की इमेज खराब होती है। तो उसकी वजह से कंप्लायंस को ना मानने की वजह से भी बैंकों को रेपुटेशन रिस्क फेस करना पड़ सकता है। पहला आता है आपका गवर्नेंस में जी। ठीक है, तो गवर्नेंस फंक्शन क्या काम करता है, गवर्नेंस में आ जाएगा ओवरसाइट करना। ठीक है, जैसे आपके आरबीआई, जैसे मान लीजिए बैंकों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कोई इंस्ट्रक्शंस दी, ये करना चाहिए, कोई रूल, कोई कुछ बात बोला कि करना चाहिए। ठीक है, तो उस चीज को जो है अब बैंकों का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ओवरसाइट करेगा, या सीनियर मैनेजमेंट ओवरसाइट करेंगे कि वो काम चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो उसको शॉर्ट टर्म में बोलना चाहे तो कि आप कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो और आप उसको फॉलो अप कर रहे हो कि वो इंस्ट्रक्शंस काम कर रही है कि नहीं कर रही। एक प्रॉपर गवर्नेंस का स्ट्रक्चर जो है होना चाहिए। तो ये 3 चीजें आपके जीआरसी में आ जाती है।
तो पहला क्वेश्चन उसी के ऊपर है और जो हम लोगों ने डिस्कस किया ये सब इसी का ही था। जीआरसी सॉल्यूशन क्या होता है? तो ये वेब बेस्ड है। जीआरसी में क्या है? गवर्नेंस, रिस्क और कंप्लायंस को ऐड करते हैं, उसको इंटीग्रेट बनाती है और ये वेब बेस्ड सॉल्यूशन है। वेब बेस्ड सॉल्यूशन हो गया, अब सारी चीजें यहाँ पे ऑटोमेटिक होगी, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको एक ही जगह पे मिल जाएगी। पहले क्या था? गवर्नेंस का अलग सॉफ्टवेयर होता था, ठीक है, रिस्क का अलग से और कंप्लायंस का अलग, तो अलग अलग सॉफ्टवेयर को मेंटेनेंस का अलग से खर्चा होता था। इससे ओवरऑल जो कॉस्ट है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती थी। उसको निपटने का तरीका जीआरसी को इंटीग्रेट कर दिया, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड जीआरसी। इसमें क्या होगा? गवर्नेंस का डेटा एक ही सॉफ्टवेयर में जाएगा, उसी वाले में रिस्क का भी जाएगा, उसी वाले में कंप्लायंस का जाएगा। तो सारी चीजें अगर एक ही जगह हो जाएंगी, अगर हमें कुछ ढूंढना भी पड़ेगा हम आसानी से ढूंढ सकते हैं, ठीक है। अगर हमें गवर्नेंस को लेकर कोई डेटा चाहिए या रिस्क का कोई डेटा चाहिए, कंप्लायंस का, हमें एक ही जगह पे सब कुछ मिल जाएगा, तो हमारे लिए ढूंढने का काम भी बहुत आसान हो जाएगा। तो ये फायदा होता है आपका जीआरसी फ्रेमवर्क का या इंटीग्रेटेड जीआरसी का। तो वही चीज यहाँ पे लिखी है। तीन चीजें आ जाती है इसमें, जीआरसी में तीन चीजें आ जाती है। पहला गवर्नेंस, सेकंड है रिस्क और तीसरा हमारा कंप्लायंस। गवर्नेंस क्या होता है? ओवरसाइट रोल होता है, ठीक है, जिसकी वजह से कंपनी अपने रिस्क को मैनेज करती है। जैसे कोई इंस्ट्रक्शंस दी, ठीक है, और आगे देखा गया कि उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया गया कि नहीं किया। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि जो शेयर होल्डर है और जो रेगुलेटर्स है, तो वो काफी ज्यादा शेयर होल्डर का काफी इंटरेस्ट है, वो काफी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। ऐसा नहीं कि शेयर होल्डर ने शेयर लिया और वो चुपचाप बैठेंगे, वो कुछ ना कुछ किसी ना किसी चीज में आपके थ्रू इन्वॉल्व रहते हैं। ऐसे रेगुलेटर की स्क्रूटिनी भी काफी छानबीन काफी बढ़ जाती है। तो इसीलिए जो है बहुत ज्यादा फोकस कंपनी का अपने गवर्नेंस में। गवर्नेंस मतलब चीजों को, डिसीजन को देखना कि पूरी तरह से फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा। सेकेंड रिस्क आता है। बैंकों को अलग अलग टाइप के रिस्क फेस करने पड़ते हैं, ठीक है, जैसे रेगुलेटरी रिस्क, आरबीआई ने कोई पेनल्टी लगा दी, बिजनेस अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा, कंट्रोल रिस्क, मॉनिटरिंग रिस्क, तो एन नंबर ऑफ रिस्क बैंकों को फेस करने होते हैं। क्रेडिट, मार्केट, रेपुटेशन, उन सबको मैनेज करना ही होता है आपका रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। तो कोई भी कंपनी का, कोई भी साइज की कंपनी हो, छोटी या बड़ी हो, उसके लिए रिस्क मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है। इसके थ्रू वो अपने रिस्क को मेजर करती है कि हाँ इतना रिस्क है, और फिर मैनेज करती है, उस रिस्क को कम करने की कोशिश करती है। तीसरा फंक्शन आपका कंप्लायंस। तो कंप्लायंस मतलब आरबीआई हमारा रेगुलेटर है, गवर्नमेंट, ठीक है, या कोई और भी अदर रेगुलेटरी बॉडी, जैसे आपका आईआरडी हो गया, अगर पेंशन में तो पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो इस तरह से इन्होंने जो भी हमें पॉलिसीज दी है, जो भी उन्हें इन्होंने हमें गाइडलाइंस दी है, और इनकी नहीं, बैंकों की खुद की भी इंटरनल गाइडलाइंस होती है, तो उनको फॉलो अप करना वही होता है कंप्लायंस, उनको मानना। तो कंप्लायंस इस बात को इंश्योर करता है कि बैंकों की जो खुद की इंटरनल कंट्रोल है या जो भी प्रोसेस सिस्टम है, वो उस तरह से है जिस तरह से गवर्नमेंट ने, रेगुलेटर ने या बाकी इंडस्ट्रीज ने बोला है, जो उसको रेगुलेट करती है, भले इंटरनल पॉलिसी क्यों ना। तो मतलब बैंक जो प्रोसेस और कंट्रोल सिस्टम को फॉलो कर रहा है, ये वही होना चाहिए जो कि आपके आरबीआई, गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने, रेगुलेटर ने या इंटरनल पॉलिसीज ने बोला। तो उस हिसाब से अगर बैंक फॉलो करता है तो इसको हम बोलेंगे कंप्लायंस को बैंक इंश्योर कर रहा है। तो ये हमारा जीआरसी हो गया। डिटेल में पूरा आप ये चैप्टर दे सकते हैं। आई थिंक जीआरसी वाले चैप्टर नंबर 30 में मुझे लगता है शायद 4 वीडियोज है। 4 वीडियोस देख लीजिए और 4 वीडियोस देख के आपके 5 नंबर तक आ सकते हैं, क्योंकि इस वाले चैप्टर में से, 30 वाले चैप्टर में से 5-6 नंबर का आपका क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यूनिट नंबर 30 जरूर देख के जाइएगा। ये क्वेश्चन आपका जीआरसी के ऊपर आया था 5-6 नंबर का। अगला हम देखेंगे बीईपी, इसके ऊपर भी आपका क्वेश्चन था। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, ठीक है। तो ब्रेक इवन का मतलब क्या है? आपने मान लीजिए 10,000 रुपए से एक दुकान खोली है, ठीक है। आपने कितने पैसे खर्च किए? 10,000 रुपए खर्च किए। पहले दिन आपकी 2,000 की कमाई हो गई, तो क्या 2,000 का प्रॉफिट है? नहीं। अगर हमने दुकान 0 रुपए में खरीदी होती है तो ये 2 रुपए का, सॉरी 2,000 का हमें प्रॉफिट होता। पर क्योंकि हमने 10,000 लगाए, तो पहले हम वेट करेंगे कि जो हमारा पैसा गया पहले वो तो रिकवर हो जाए, उसके बाद से जो हमारी एक्स्ट्रा कमाई होगी वही होगा हमारा प्रॉफिट। तो पहले दिन 2,000 गए, 2,000 की कमाई हुई, दूसरे दिन मान लीजिए 3,000 की हुई, और तीसरे दिन मान लीजिए 5,000 की हो गई। तीनों को ऐड कीजिए 3 दिन में, 3 दिन में हमने 10,000 रुपए कमा लिए। तो 3 दिन में हमने अपना पूरा पैसा रिकवर कर लिया जो कि हमने दुकान के लिए लगाए थे। अब हमारे पास क्या बचा? अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। जो 10,000 थे वो इधर ही एडजस्ट हो गए। अब मान लीजिए चौथे दिन आपकी 3,000 की फिर से कमाई हो गई। ये पहले 3 दिन की कमाई है, चौथे, तो ये जो 3,000 आप कमाई कर रहे हो, तो ये आपका प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। पहले दिन 2,000 नहीं, ये प्रॉफिट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पैसा एडजस्ट हो जाएगा जो हमने दुकान में लगाने के लिए खर्च किया। तो जैसे ही आप तीसरे दिन 10,000 रुपए कमा लोगे और ये 10,000 रुपए इक्वलेंट हो जाएंगे जो आपने 10,000 दुकान में लगाए, तो इस वाले पॉइंट को बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसी परिस्थिति को बोलते हैं जहां आपका प्रॉफिट और लॉस बराबर है। यही तो हुआ, 10,000 का प्रॉफिट किया, कमाया था, और लॉस मतलब हमने जो खर्चा किया दुकान में, 10,000 का जो हमने खर्चा किया, एक तरह से हमारे लिए वो पैसा खर्च हो गया ना। तो जितना आपने पैसा खर्च किया उतना ही पैसा अगर आप रिकवर कर लो तो उस पॉइंट को बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। तो यहाँ पे 3 दिन में हमारा पैसा रिकवर हो गया, तो 3 दिन आपका ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो ब्रेक इवन पॉइंट इज द पॉइंट वेयर टोटल कॉस्ट इक्वल सेल्स। कॉस्ट मतलब टोटल लॉस नहीं बोलना चाहिए, टोटल कॉस्ट। कॉस्ट मतलब हमने दुकान 10,000 रुपए में खरीदी या चलाई या बनाई, तो वो कॉस्ट लग गई 10,000, और जो हमें सेल्स हुआ 10,000 की सेल हुई,
तो टोटल कॉस्ट अगर आपकी टोटल सेल के बराबर आ जाएगी तो उसको क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, इट इज अ पॉइंट एट विच कॉस्ट और एक्सपेंस एंड रेवेन्यू आर इक्वल। तो जो हमारे खर्चे हैं, जो कॉस्ट है, एक्सपेंस बोल लीजिए, मतलब कॉस्ट को आप एक्सपेंस बोल लीजिए, खर्चे बोल लीजिए, वो इक्वल हो जाए हमारे रेवेन्यू के, जो हमारी अर्निंग के। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं ब्रेक इवन। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं नेट नो प्रॉफिट नो लॉस। इसमें क्या हुआ, ना तो हमें प्रॉफिट हुआ ना ही हमें लॉस हुआ। ठीक है, तो इसका फायदा क्या होता है, इसके बेनिफिट क्या होता है ब्रेक इवन। द फंक्शन ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस इज टू प्रेडिक्ट द कमर्शियल हेल्थ ऑफ बिजनेस। कोई भी बिजनेस कैसा कर रही है, क्या वो अच्छा कर रही है कि नहीं कर रही, उसकी हेल्थ को पता करने के लिए ब्रेक इवन पॉइंट हेल्प करता है। एंड टू फिक्स द टाइम ऑफ विच रिपेमेंट में कमेंस। तो कब रिपेमेंट शुरू होनी चाहिए, जैसे बैंक से आपने लोन लिया तो बैंक आपका रिपेमेंट कब से लेना शुरू करेगा, जब से आपका प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही आप ब्रेक इवन पॉइंट को क्रॉस कर जाओगे, अगले दिन से आपको प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। तो एक दुकान का ब्रेक इवन पॉइंट 3 है, एक का 4 दिन है। कौन सा बेटर है, 3 वाला बेटर है। क्यों, जितना जल्दी ब्रेक इवन पॉइंट आ जाए उतना अच्छा माना जाता है। मतलब जितना हमने अपना खर्चा किया, जितनी हमने कॉस्ट लगाई है, वो जितना जल्दी रिकवर हो जाए सेल के थ्रू, मतलब सेल करके हम पैसा कमाएंगे ना, तभी तो अपनी कॉस्ट को हम एडजस्ट कराएंगे। तो जितना जल्दी हमारा जो कॉस्ट है वो रिकवर हो जाए, उसको उतना ही अच्छा मानते हैं, क्योंकि जितनी जल्दी आपका ब्रेक इवन पॉइंट आएगा उसके बाद से आप प्रॉफिट अर्न करना शुरू करोगे। हर कोई बिजनेस कंपनी कोई भी अपना ओपन होता है तो उनके दिमाग में क्या रहता है, फटाफट से हम लोग प्रॉफिट कमाएं। तो जितना जल्दी प्रॉफिट आएगा उतना अच्छा मानते हैं। ठीक है, तो ब्रेक इवन पॉइंट का सिंपल सा मतलब है, जहां पे हमने जो खर्चा लगाया वो इक्वल हो जाए हमारी सेल्स प्राइस के बराबर। पहले एग्जाम्पल में बताया 10,000 से दुकान खोली गई है, पहले दिन 2,000 की कमाई, दूसरे दिन 3,000 की, तीसरे दिन 5,000 की, तीनों को ऐड करेंगे आ जाएगा 10,000। तो 3 दिन में 10,000 रुपये रिकवर हो चुके हैं। तो जो हमने कॉस्ट लगाई थी 10,000, हमने 3 दिन में सेल के थ्रू उसको रिकवर कर लिया। तो 3 दिन में हमारा ब्रेक इवन पॉइंट क्रॉस कर गया। चौथे दिन से जो कमाई होगी, मान लीजिए चौथे दिन 3,000 होगा, तो उस दिन से हमारा प्रॉफिट होना शुरू होता है। तो कोई बोलेगा ब्रेक इवन पॉइंट के बाद क्या होता है, उसके बाद से हम लोग प्रॉफिट अर्न करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो वही हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। बेनिफिट क्या है इसका, इसका बेनिफिट है कि जो कंपनी है वो अपनी बिजनेस हेल्थ, और मान लीजिए कोई कंपनी उसका ब्रेक इवन पॉइंट आ ही नहीं रहा, तो उसका मतलब वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। ठीक है, तो कंपनी अपनी ब्रेक इवन पॉइंट के थ्रू कंपनी अपनी हेल्थ जानने की कोशिश करती है कि उनका बिजनेस कैसा कर रहा है, क्या वो अच्छा चल रहा है बिजनेस की नहीं चल रहा। और जो बैंक है वो भी डिसाइड कर सकती है कि रिपेमेंट किस हिसाब से फिक्स करनी है। ठीक है, जैसे बैंक है, बैंकों को ईएमआई लेनी होती है ना कस्टमर से, लोन दिया तो बैंक देखेगा ना कि उसका जब ब्रेक इवन क्रॉस करेगा उसके बाद ही तो बैंक ईएमआई की स्टार्टिंग करेगा ना। तो इस वजह से ब्रेक इवन पॉइंट इस तरह से हेल्पफुल होता है। रेबल हाइपोथेसिस के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया था। इसका मतलब क्या होता है, रबर का मतलब ऐसे कंकड़ पत्थर बिखरे हुए। ठीक है, तो इसमें बोला जाता है कि मतलब रेबल हाइपोथेसिस एक जो है इकोनॉमिक्स के द्वारा दी गई थी, उनका नाम था डेविड। इनका क्या क्या कहना था, ये जो डेविड थे, इनका कहना का, इनकी थ्योरी का मतलब क्या था कि जो भी सोसाइटी में होता है वो रैंडम है। ऐसा नहीं कि मतलब जैसे कंकड़ पत्थर बिखरे ना, हम इसको किसी एक ऑर्डर में नहीं रख सकते। जैसे आप कुछ कंकड़ पत्थर आप लेके आइए या कहीं पे भी आपके कंकड़ पत्थर बिखरे होते तो वो क्या है, उसका कोई ऑर्डर नहीं है। ऐसा नहीं कि किसी ने उसको सजा के लाइन से ऐसे रखा हो, वो यहाँ वो बिखरे हुए हैं, कुछ एक ऑर्डर नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो जो लोग हैं, जो इंडिविजुअल, उनको कंकड़ पत्थर की तरह ट्रीट कीजिए, और जो भी सोसाइटी में चल रहा है तो उसको एरिया मान लीजिए। ठीक है, तो सोसाइटी में जो भी चल रहा है उसको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है, वो बस रैंडमली चल रहा है। तो वो ये रेबल हाइपोथेसिस। ठीक है, रेबल का मतलब यही होता है कंकड़ पत्थर। तो उन्होंने इसी टाइप की हाइपोथेसिस दी है कि कोई भी इस बात की केयर नहीं करता कि सोसाइटी में क्या चल रहा है। ठीक है, सब अपनी ओन नीड, सब अपनी जरूरतों के हिसाब से सोचते हैं, और सोसाइटी जो है रैंडम वे में काम कर रही है। ऐसा नहीं कि जो सोसाइटी चल रही है वो किसी का बिहेवियर या किसी कंट्रोल की वजह से हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ रैंडमली सब कुछ हो रहा है, ऐसा इनका कहना था। ठीक है, तो यही था रेबल हाइपोथेसिस। इसके ऊपर भी आपका क्वेश्चन पूछा गया। तो ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट डेविड ने ये थ्योरी दी थी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, एवरीथिंग दैट इज बीइंग हैपन इन द सोसाइटी, जो कुछ भी सोसाइटी में होता है, आर रैंडम, बिल्कुल रैंडम है। एज, जैसा कि नोबडी केयर अबाउट द सोसाइटी, जैसा कि कोई सोसाइटी की केयर नहीं करता, देन देयर ओन नीड, हर कोई अपनी रिक्वायरमेंट के बारे में सोचते हैं। और देखा जाए तो कुछ हद तक ये सही भी है, काफी हद तक ये सही भी है। फिर इसमें लिखा है विच सीम्स टू बी मोस्टली रियल, ज्यादातर ये सही भी लगता है, बट लॉट ऑफ बिहेवियर्स लाइक एल्टन मायो रिजेक्ट। तो कुछ और जो बिहेवियरिस्टिक है उन्होंने इस थ्योरी को वैसे रिजेक्ट किया है। ठीक है, ज्यादातर इकोनॉमिस्ट क्या करते हैं, एक दूसरे का अपोजिशन करते हैं, कोई बोलेगा नहीं ये लेफ्ट सही है तो दूसरा बोलेगा नहीं राइट सही है, तो वैसा चलता रहता है। बट इनके द्वारा, इनको जो लगा, इनकी थ्योरी में इन्होंने दिया, इन्होंने बोला रेबल हाइपोथेसिस के थ्रू कि जो सोसाइटी है उसमें कोई एक स्टेबल ऑर्डर नहीं है, सब कुछ अनस्टेबल है, मतलब सब कुछ रैंडमली चल रहा है, और कोई सोसाइटी की केयर नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं कि कोई सोसाइटी के हिसाब से सोच रहा है, हर कोई अपनी रिक्वायरमेंट को, अपनी नीड्स को ध्यान में रख के चल रहा है। इस तरह से सोसाइटी काम कर रही है। ठीक है, तो यही आपका रेबल हाइपोथेसिस। ये आपका मास्लो थ्योरी के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया था। ये एक्चुअली काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, मास्लो ने
रिक्वायरमेंट बताई थी। इन्होंने बोला था जो ह्यूमन होता है ना तो उसकी रिक्वायरमेंट होती है, और ऐसा नहीं है कि रिक्वायरमेंट भी एक अलग अलग स्टेजेस में होती है। देखा जाए तो रियल लाइफ में भी आप इसको अज्यूम कर सकते हो। अब मान लीजिए किसके पास खाने का ही नहीं है, कोई बहुत गरीब है, बहुत गरीब है, उसके पास खाने का कोई भी सामान नहीं है, उसके पास पैसे भी नहीं है कि खरीद सके, उसके पास जॉब नहीं है, तो कंडीशन बहुत खराब है। तो क्या वो मार्केट में उसका क्या स्टेटस है उसके बारे में सोचेगा कि मेरे मार्केट में इमेज हो? अगर ऐसा होता तो फिर बैगर्स आपको कहीं मिलते नहीं, अगर ऐसा कुछ होता तो, है ना? तो मतलब हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी लाइफ में प्रेफरेंस को सेट करते हैं। तो ये इस थ्योरी में बोला गया था मास्लो की तरह, और ये मोटिवेशन की ही थ्योरी थी, ठीक है? तो इन्होंने जो है ह्यूमन बीइंग की 5 नीड्स के बारे में बात की थी। सबसे पहले आती है आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल मतलब बिल्कुल बेसिक नीड्स। जब ये नीड पूरी होगी तब अगले अगले का नंबर आएगा, ठीक है? जैसे स्टेयर्स होती है ना, स्टेयर्स, आप अचानक से तीसरे स्टेयर्स को क्रॉस नहीं कर सकते, पहले आप यहाँ पे आओगे, फिर इसको क्रॉस करके यहाँ पे जाओगे, फिर यहाँ पे, ठीक है? तो इनका कुछ कहने का यही मतलब था कि अचानक से आप किसी तीसरी नीड पे अचानक से जंप नहीं करोगे, आप लाइन से चलोगे, ठीक है? अगर आप पहले से तीसरी सीढ़ी पे जंप करने की कोशिश करोगे तो आप गिर जाओगे, आपको चोट लग जाएगी, तो कुछ भी हो सकता है ना। तो इनका सिंपल सा कहने का मतलब था कि जो लाइफ होती है उसमें जो आप मोटिवेट फील करते हो तो एक ऑर्डर चलता है, एक स्पेसिफिक ऑर्डर चलता है। तो इन्होंने ह्यूमन बीइंग की 5 नीड्स की बात की थी, ठीक है? तो सबसे पहले नीड्स क्या थी? फिजियोलॉजिकल, जो बिल्कुल बेसिक नीड्स होती है। तो सबसे पहले एक ह्यूमन बीइंग है मान लीजिए, तो वो सबसे पहले किसके बारे में सोचेगा? पहले अपने खाने के बारे में सोचेगा, रेस्ट के बारे में सोचेगा, अपने रहने का ठिकाने के बारे में सोचेगा, ठीक है? तो बिल्कुल बेसिक नीड है, इसी को बोलते हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिर अगला आता है सेफ्टी नीड। जैसे ये नीड पूरी होगी, ये स्टेयर्स क्रॉस करेगी तो अगले स्टेयर्स में आओगे, वो है आपकी सेफ्टी नीड्स। तो जैसे आपको खाने पीने का इंतजाम हो जाएगा तो आप क्या सोचोगे? प्रोटेक्शन के बारे में सोचोगे। जैसे बैगर्स होते हैं, उनके खाने पीने का ठिकाना नहीं होता, तो वो सड़क पे रोड पे ही सो जाते हैं, उनको अपने प्रोटेक्शन की सेफ्टी की कोई टेंशन नहीं। जैसे हम लोग ऐसे रात में बाहर नहीं सो सकते कि कोई चोर चोर आ जाएगा, कोई कुछ हो जाएगा, हमें कोई ऐसे मार देगा, तो अननेसेसरी टेंशन रहती है ना। बट जिनके पास खाने का ढंग से ठिकाना नहीं, तो उनके लिए ये चीज मायने नहीं रखती बिल्कुल भी, तो वो अभी अपने इस स्टेज में, इसलिए उनको अपनी सेफ्टी के बारे में याद नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि उनके इस वाले नीड्स को पूरा नहीं किया जा रहा। जब उनके खाने पीने का अच्छे से इंतजाम हो जाएगा तब वो अपनी अगली वाली सेफ्टी के बारे में सोचना शुरू करेंगे, ठीक है? तो सेकंड वही है कि कोई डेंजर है उससे अगेंस्ट हमें प्रोटेक्शन मिले, कोई थ्रेट है, कोई डेप्रिवेशन है, तो उससे हमें प्रोटेक्शन मिले, तो वो सेफ्टी नेट्स में आ जाएगा, ठीक है? तो ये सेकंड स्टेयर है। दूसरा स्टेयर पे आपने क्रॉस कर लिया, आपको अच्छे से घर मिला जहाँ पे आप काफी सिक्योर फील कर रहे हैं, सेफ फील कर रहे हैं, तो तीसरी आपकी नीड्स जागृत होगी, वो है सोशल नीड्स। सोशल नीड्स मतलब आप एक बात सोचिए, इमेजिन कीजिए कि आपको एक बहुत बड़ा घर मिल गया, ठीक है? बड़ा या छोटा, लेकिन वो घर है जंगल के बीचों बीच, वहां पे खाने का भी पूरा इंतजाम है, सब कुछ है, लेकिन आपको वहां पे अकेले रहना है। आप कितने दिन रह सकते हो? तो मतलब ह्यूमन बीइंग खासतौर के एक ऐसा है जिसको आप लोग बोलते हैं ना सोशल, सोशल रहना वो पसंद करता है। अगर उसको 1 साल भी ऐसा रख दिया तो वो क्या हो जाएगा? डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा। मतलब हमें ऐसे, हम लोग अकेले नहीं रह सकते, हम लोग बहुत डिप्रेशन महसूस करेंगे, तो हमें कोई ना कोई चाहिए, हमारा कोई फ्रेंड, कोई दोस्त, कोई साथी, हर किसी को चाहिए, ठीक है? तो हमारी तीसरी नीड्स होती है जिसको नाम दिया सोशल नीड्स। नीड्स फॉर बिलोंगिंग, फॉर एसोसिएशन, फॉर एक्सेप्टेंस, फॉर गिविंग और रिसीविंग फ्रेंडशिप एंड लव। तो ह्यूमन की जो तीसरी नीड है, जैसे आपको रहने का ठिकाना हो जाएगा तो आप सोचोगे कि हमारे दोस्त हो, फैमिली हो, भाई हो, बहन हो, तो इस तरह से आपको फीलिंग आने लगेगी। तो ये आपकी सोशल नीड्स होगी, ठीक है? जैसे आपके सोशल नीड्स, आपको दोस्त, बहन, भाई सब मिल गए, तो उसके बाद आपकी अगली नीड शुरू होगी, वो है आपकी ईगो या स्टीम नीड्स। नीड फॉर सेल्फ कॉन्फिडेंस, फॉर डिपेंडेंस, फॉर अचीवमेंट, फॉर नॉलेज एंड नीड फॉर स्टेटस रिकॉग्निशन। तो आप मार्केट में अपना स्टेटस पाने की कोशिश करोगे, मार्केट में खुद को, जैसे पहले तो अकेले थे, जंगल में थे, तो आपको कोई चाहिए था साथ में, अब कोई साथ में, तो आप खुद को एस्टीम, मतलब आप खुद को दिखाने की कोशिश करोगे कि हमने क्या हासिल किया, हमारा क्या स्टेटस है, तो अपने स्टेटस के बारे में सोचना शुरू करोगे। जंगल में तो अकेले था, आपको कोई देखने वाला नहीं था, तो इसलिए आपको कोई चाहिए था, कोई दोस्त, भाई, फ्रेंड। जब दोस्त, भाई, फ्रेंड, फैमिली आपको मिल गई तो आप उनके सामने एक स्टेटस, अपना एक अच्छा स्टेटस, अपना एक रिकॉग्निशन, अपना एप्रिसिएशन पाने की कोशिश करोगे, तो वो है आपकी स्टीम नीड्स। जब ये वाली नीड भी पूरी हो जाएगी तो लास्ट में आपकी नीड्स आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, ये लास्ट है, ठीक है? टू रियलाइज वंस ओवन पोटेंशियलिटी, टू एक्सपीरियंस कंटिन्यू सेल्फ। तो इसमें आपको क्या लगेगा कि हमने लाइफ में जो हम जो लाइफ में जो चाहते थे वो हमने अचीव किया कि नहीं किया, इसमें आपको वैसी फीलिंग आएगी कि हम, हमारी जो लाइफ का पर्पस है वो अचीव हुआ कि नहीं हुआ, पूरा हुआ कि नहीं हुआ। तो इसमें आप इसका आंसर पाने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो वही 5 टाइप की नीड्स के ऊपर मास्लो की थ्योरी दी गई, और काफी इंपॉर्टेंट, काफी फेमस है, और उनका नाम था अब्राहम मास्लो, जिन्होंने ये थ्योरी दी है, ठीक है? इसके ऊपर भी आपका क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ पर ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं कि ऑर्डर क्या है, तो हमें ऑर्डर लाइन से याद करना है। पहले फिजियोलॉजिकल, फिर सेफ्टी, फिर सोशल, एस्टीम, और लास्ट में आता है सेल्फ एक्सप्रेशन। सोशल नीड्स का क्या मतलब होता है, इसका क्या मतलब होता है, और ये बिल्कुल लाइन से चलेगा। ऐसा नहीं कि फिजियोलॉजी के बाद सीधे बंदा सोशल पे आ जाएगा, नहीं। जब ये नीड पूरी होगी, 1 पूरा होगा तो 2 पे आना है, 2 होगा तो 3 पे, 3 होगा तो 4 पे, इस तरह से लाइन से चलेगा ये, ठीक है? लाइन नहीं तोड़नी, सीढ़ी है, जंप नहीं मारनी, लाइन से जाना, ठीक है? तो इस तरह से ये थ्योरी काम करती है। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया था।
HRS क्या ही होता है, इसके ऊपर एक ही नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया कि HRMS से कैसा डिफरेंट होता है, क्योंकि कई बार हमें लगता है HRIS और HRMS एक ही चीज़ है, बट ये चीज़ सेम नहीं है, ये डिफरेंट है। इसमें HRM है ना, तो उससे याद आया कि कुछ लोग बोल रहे थे कि जो ABM का पेपर है ना, उनको लग ही नहीं था वो ABM का पेपर लिख रहे हैं, उनको लग रहा था कि HRM का पेपर लिख रहे हैं। HRM आपका मॉड्यूल बी है ABM का, ठीक है। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितने सारे क्वेश्चन ये HRM के पूछ रहे हैं आपके ABM में। तो HRM का मॉड्यूल बी बहुत अच्छे से, सॉरी ABM का मॉड्यूल बी जो कि HRM है, उसको बहुत अच्छे से करके जाना आप लोगों को। उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और बहुत से लोगों ने, बहुत से हमारे फ्रेंड्स ने कमेंट्स किया था, उनको लगा था वो HRM का पेपर लिख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह के कमेंट्स आप आइडिया लगा सकते हैं। और जो टू हैंड्स की ऐप है ना, वहाँ पे मैंने 500 के आसपास क्वेश्चंस रखे हैं, उसमें आपको HRM के क्वेश्चन मिल जाएंगे काफ़ी सारे, 200 के आसपास। और जो आपका मॉड्यूल डी है ना, कंप्लाइंस, मैंने कहा था ना कि इसमें मॉड्यूल बी और डी इंपॉर्टेंट है, BD, ठीक है। DB BD ऐसे याद रखना। तो डी के भी काफ़ी सारे मैंने क्वेश्चंस लगा रखे हैं, ठीक है। तो उन क्वेश्चन आंसर्स को भी आप अवेल कर सकते हैं, उनको गो थ्रू भी कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन पर आते हैं, व्हाट इज HRIS। इसका फुल फॉर्म है ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। एक नंबर का क्वेश्चन पूछा था कि क्या होता है, ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो कई बार लोगों को लगता है HRMS, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, तो बहुत से लोग सोचते हैं कि HRIS और HRMS सेम है, ये सेम टू सेम है, ऐसा लोगों को लगता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने डिफरेंस भी यहाँ पे लगा दिया। तो देखिए HRMS इज समटाइम्स सिनोनिम्स, तो बहुत से लोग सोचते हैं कि HRMS और HRIS एक ही चीज़ है, बट HRIS टाइप ऑफ HRMS, तो HRMS एक बहुत बड़ी चीज़ है, उसका एक टाइप है, मतलब HRIS आप समझ सकते हो कि HRMS का एक सिस्टम है, ठीक है। तो HRMS अपने में बहुत बड़ी चीज है, HRIS बस उसका एक टाइप है, उसका एक पार्ट है, इस तरह से याद रख सकते हैं, ठीक है। अब HRIS एग्जैक्टली होता क्या है, इसको समझते हैं। देखिए जो HRMS होता है, ये काफी कंप्लीट, काफी ऑटोमेटिक सॉल्यूशन होता है ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने का, ठीक है। और देन सॉफ्टवेयर लेबल्ड एज HRIS क्या है, एक तरीके का सिर्फ एक सॉफ्टवेयर ही है, बट ये क्या है, आपका सॉफ्टवेयर भी है और ह्यूमन मैनेजमेंट का एक ऑटोमेटेड सिस्टम होता है। कौन, आपका HRMS। और HCM है, इसका फुल फॉर्म है ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो इनसे काफी बड़ा होता है आपका HRIS, ठीक है। और अब HRS के बारे में समझते हैं एक्जैक्टली क्या होता है। HRS डिजाइन टू ट्रैक न्यूमेरिक डेटा एंड एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन, तो ज़्यादातर ये न्यूमेरिक डेटा को ट्रैक करने में हेल्प करता है। HRIS हेल्प HR डिपार्टमेंट मैनेज देयर पॉलिसीज, तो जो HR डिपार्टमेंट है वो अपनी पॉलिसीज को या प्रोसेसेस को या जो लोग है उसको मैनेज करना चाहते हैं, तो उसी के लिए वो HRIS को इस्तेमाल करते हैं। टास्क एट द हार्ट ऑफ HRIS इंक्लूड रिपोर्टिंग, तो HRIS का क्या क्या काम रहता है, रिपोर्टिंग का डेटा रखना, ट्रेनिंग का, रिक्रूटमेंट का, कंपनसेशन, बेनिफिट और वर्क फ्लो ऑटोमेशंस, अकाउंटिंग फंक्शन, तो ये सारा HRIS का काम रहता है, ठीक है। तो HRIS का ये काम है। HRMS क्या है, HRMS इससे काफी बड़ा है, मतलब HRMS एक अपने में बहुत बड़ा ऑटोमेटेड सिस्टम, और HRIS एक सिर्फ टाइप है। HRMS अगर मान लीजिए 100% चीज है, तो HRIS उसमें से सिर्फ 20% है, इस तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर ये नुमेरिक या ऑटोमेटिक नुमेरिक डेटा या आपका रिपोर्टिंग, ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट, इस तरह के डेटा को ट्रैक करने में मदद करते हैं। अब हम बात करेंगे HRMS क्या होता है। HRMS इज मोर रोबस्ट, मतलब ये ज़्यादा मजबूत है, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और एंड इज कम्प्राइज ऑफ बोथ HR, तो इसमें दोनों चीज़ें, आपकी IT भी रहती है और HR मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी भी रहती है, किसमें, आपके HRMS में। इट डील्स विद द ऑल सेम इन्फॉर्मेशन एज HRIS इन एडिशन टू, तो बोल रहा है कि जो चीज़ें HRIS और HCM करता है, ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स इन्फॉर्मेशन, वो तो करता ही करता है, ठीक है, सेम इन्फॉर्मेशन एज इट, इन एडिशन टू नॉन क्वान्टिटेटिव इन्फॉर्मेशन सराउंडिंग एम्प्लॉय, तो ये चीज़ों के साथ तो डील कर रहा है HRMS, प्लस कुछ और नॉन क्वान्टिटेटिव चीज़ों के साथ भी HRMS डील करता है। एग्जाम्पल, बोर्डिंग, एम्प्लॉय सेटिस्फिकेशन, जॉब परफॉर्मेंस, कैसा वो काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय काम से खुश है कि नहीं है, उनके एनालिटिक्स, कितना प्रॉफिट हुआ एम्प्लॉय पर एम्प्लॉय, कितना प्रॉफिट हुआ, तो ये सारी चीज़ें HRMS कैलकुलेट करते हैं। तो वही हमने बोला था ना, HRMS अपने में 100% है, और HRIS ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट, ये सिर्फ इसका 20%। ये जस्ट मैंने आपको आइडिया याद रखने के लिए बताया, बट ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि 20%, ये सिर्फ याद करने का ट्रिक है, ताकि आपको याद रहे कि HRMS एक बहुत छोटी चीज़ है। HRS डेटा को ट्रैक करने में हेल्प करता है, किस तरह का, ज़्यादातर स्टैटिक टाइप का जो डेटा है उसको, न्यूमेरिक टाइप के डेटा को ट्रैक करने में मदद करता है, जैसे कितनों को ट्रेनिंग देनी है, कितने की कहाँ पर रिपोर्टिंग होगी, रिक्रूटमेंट कितनों का होगा, कंपनसेशन कितना दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारे जो न्यूमेरिक डेटा है, जो आपके मैथमेटिकल डेटा है, तो उसको समझने में HRIS ज़्यादा मदद करता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया था। VUCA की फुल फॉर्म भी आपकी एक नंबर की पूछी गई थी। VUCA में जो V है उसका मतलब है वॉलेटिलिटी, U है, U का मतलब है अनसर्टेनिटी, C का मतलब है कॉम्प्लेक्सिटी, और लास्ट में एम्बिगियस, ठीक है।
इसका मतलब होता है अस्पष्ट, अनक्लियर, अस्पष्ट, ठीक है। मुश्किल, अनसर्टेन है, फिक्स नहीं है। वॉलेटिलिटी मतलब चेंज हो रहा है बार बार, कभी कुछ वॉलेटिलिटी, ठीक है। तो ये चार चीजें, तो ये क्या बताती है? क्वालिटीज दैट मेक ए सिचुएशन और कंडीशन डिफिकल्ट टू एनालाइज, रिस्पॉन्ड टू प्लान। तो आपकी जो कंडीशंस है, ठीक है, सॉरी, आपकी जो सिचुएशंस है या जो भी कंडीशन है उसको, मतलब ये वो क्वालिटीज होती है दैट मेक ए सिचुएशन और कंडीशन डिफिकल्ट। तो आपकी कोई भी सिचुएशन या कंडीशन उसको एनालाइज करने में मुश्किल पैदा करती है, ये चार चीजें, वी यू सी है, ठीक है। बी से हो गया वॉलेटिलिटी, यू से हो गया अनसर्टेनिटी, सी से हो गया कम्प्लेक्सिटी, ए से हो गया एम्बिगिटी। एम्बिगिटी मतलब होता है अस्पष्ट, अनक्लियर। कम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है जटिलता, मुश्किल। अनसर्टेन मतलब फिक्स नहीं, अनक्लियर। वॉलेटिलिटी मतलब चेंज हो रहा है, कभी कुछ, जैसे कई बार मौसम ऐसा होता है ना, गर्मी का सर्दी, कभी गर्मी सर्दी, वॉलेटिलिटी मतलब चेंज हो रहा है। या मार्केट में कई बार इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, घट रहा है, इस तरह से वॉलेटाइल बोलते हैं ना, तो वो होता है आपका वॉलेटिलिटी। तो वी यू सी की जो चार टर्म्स है उसकी फुल फॉर्म, इसी के ऊपर आपका क्वेश्चन पूछा गया था। एक ये जो वायरस होते हैं ना, वायरस के ऊपर भी क्वेश्चन था, इसमें से जो रैंसमवेयर है ये क्वेश्चन था, तो किसी और वायरस के ऊपर भी आ सकता है, तो इसलिए ये वाला मैंने क्वेश्चन रखा है। और ट्रोजन वायरस, रैंसमवेयर, माल्टाइजिंग पासवर्ड अटैक, एपीटी, ये क्या होते हैं, किस किस टाइप के वायरस होते हैं, ठीक है। तो पहला आता है ट्रोजन वायरस। ट्रोजन वायरस, तो ट्रोजन वायरस बिल्कुल वैसा ही है, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। आपके पड़ोस में कोई आंटी है, वो आपके घर आती है, ठीक है, वो आपके घर का कोई आपके घर से आपसे बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें करती है, और आपके घर के जो भेद होते हैं, आपके जो राज होते हैं, वो लेके चली जाती है, और फिर पूरे मोहल्ले को पूरा राज बता देती है कि ऐसा ऐसा आपके घर में चल रहा है, या आपने कोई अपनी पर्सनल बात उनको बताई, पूरे मोहल्ले को बता देती है आंटी, तो वही आपका ट्रोजन वायरस, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, आपसे कोई भी आंटी आएगी तो उसको ट्रोजन वायरस की नजर से नहीं देखना है, एक जस्ट मैंने को याद रखने के लिए ट्रिक बताई है। ट्रोजन वायरस क्या करता है, जैसे आंटी आपके घर आई, आपने उसको पानी के लिए पूछा, चाय के लिए पूछा, तो आपको क्या लगा कि आंटी बहुत अच्छी है, तो ये वायरस बिल्कुल आंटी की तरह ट्रीट करता है। ये आपके घर में आएगा, आपके सिस्टम में आएगा, और आपको फील कराएगा कि मैं हार्मलेस हूँ, मेरे आने से आपको कोई हार्म नहीं पहुंचेगा, ठीक है, आपको सब फील होता है। और जैसे आपने अपने आंटी को घर में बुलाया, चाय दी, पानी नहीं पिलाया, फिर आपके घर का सारा डेटा लेके, जो है आपके घर के जो डेटा है, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्या डेटा है, उसको लेकर चली गई, और उसे मोहल्ले में हर जगह बता दिया। या किसी ने आपके घर में जासूसी कराने के लिए उस आंटी को भेजा, और उसने आपकी सारी खबर लेकर उस जासूस को बता दी, तो वो ये ट्रोजन वायरस। तो आपको देखने में लगेगा ये हार्मलेस है, ठीक है। ट्रोजन कैन लॉन्च एन अटैक ऑन सिस्टम और कैन स्टैब्लिश ए बैकडोर विच अटैकर्स कैन यूज। या इसको ऐसे भी याद कर लीजिए, जो आंटी है उसने चोर को आपके घर के बारे में बता दे कि आपके पीछे जो है, आपके पीछे एक दरवाजा है, वहां से आके आप अटैक कर सकते हो, तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ट्रोजन वायरस क्या होता है, ये आपको लगेगा हार्मलेस फाइल, और आपने इस ट्रोजन वायरस को अपने घर में आने दिया, आपने इसको अपनी बातें बताई, क्योंकि आपके सिस्टम में अगर वायरस एंटर कर गया, मान लीजिए, आपको तो नहीं पता ना ये हार्मलेस है, मतलब आपको नहीं पता ये हार्मफुल है, तो आपने अपने सिस्टम में इसको डाउनलोड कर लिया। जैसे आया तो उसने आपके पूरे सिस्टम का डेटा चोरी करने के लिए क्या किया, बैकडोर मतलब पीछे से दरवाजा ओपन करते, वहां से अटैकर्स ने आपके सिस्टम में अटैक कर दिया, तो वो ये ट्रोजन वायरस, ठीक है। तो इसकी खासियत क्या है, जब भी ये ट्रोजन वायरस होगा, तो ये मतलब किस तरह से इसकी डेफिनेशन, तो हमेशा लिखा होगा कि आपको लगेगा कि ये हार्मलेस फाइल है, बट ये हार्मलेस होता नहीं है, बल्कि आपके सिस्टम में अटैक करता है, एक बैकडोर बनाने की कोशिश करता है, जहां से अटैकर्स आपके यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो वही आपका ट्रोजन वायरस। सेकेंड आता है रैंसमवेयर। ये क्वेश्चन पूछा था, रैंसमवेयर क्या होता है, ठीक है। रैंसमवेयर का मतलब, जैसे इसमें क्या होगा, 2-3 साल पहले बैंकों में भी बहुत सुनने में आया था ना कि रैंसमवेयर क्या करता है, ये भी एक टाइप का वायरस ही आपके सिस्टम में आ जाएगा, ठीक है। सिस्टम में आने के बाद ये आपको बोलेगा, जैसे मान लीजिए आपका बहुत काम का डेटा है, बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, तो ये आपकी फाइल को क्या करेगा, या तो इनक्रिप्ट कर देगा, वो भी एक टाइप का रैंसमवेयर, इनक्रिप्ट कर लिया, ठीक है, या आप अपनी फाइल को ओपन ही नहीं कर पाओगे। रैंसमवेयर बोलेगा कि पैसा दो तभी आप अपनी फाइल ओपन कर पाओगे, जैसे किडनैपिंग ना, तो आपकी फाइल इसने किडनैप कर लिया, तो बोल रहे कि पैसा दो, फिरौती दो, तभी हम आपको फाइल वापस करेंगे, फाइल को ओपन करके देंगे, वरना धमकी देगा कि आपकी फाइल को डिलीट कर देंगे, या इस फाइल में बहुत आपकी सेंसिटिव फोटोज है, आपके घर की कोई इंपॉर्टेंट फोटोज है या कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है, उसको हम लीक कर देंगे, ठीक है, इस तरह से आपको धमकी दे देता है, उसको बोलते हैं रैंसमवेयर, ठीक। इट प्रिवेंट एक्सेस टू डेटा ऑफ द विक्टिम एंड थ्रेटन टू डिलीट और पब्लिश इट अनलेस रैंसम। तो बोल रहा है कि आपके फाइल को तो हम डिलीट कर देंगे, या आपके बहुत सेंसिटिव फोटो है जो आप नहीं चाहते कि कोई देखे, उस तरह की फोटो को हम लोग पब्लिश कर देंगे, तो इस तरह से धमकी देता है, पैसा मांगता है। और जो विक्टिम है, मतलब आपका सिस्टम अगर इसने हैंग किया तो आप विक्टिम हो गए ना, तो वही चीज ये करता है, विक्टिम को बोलता है या तो आपकी फाइल डिलीट हो जाएगी, या आपकी फाइल को हम पब्लिश कर देंगे, हमें कुछ पैसा पे करो, वही आपका रैंसमवेयर, सिंपल है। तीसरा मालवर्टाइजिंग। इसमें क्या होता है कि हैकर्स एडवर्टाइज चलाते हैं, यहाँ तक कि ये जो वर्ड है ना मालवर्टाइज, माल का मतलब होता है जो आपको नुकसान पहुंचाए, हानिकारक, ठीक है। तो होने में तो एडवर्टाइज है पर नुकसानदायक है, तो यहाँ क्या करते हैं कि जो अटैकर्स है
एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आपके सिस्टम में एंटर करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, हैकर्स का इन सब का दिमाग क्या होता है कि चौबीसों घंटे बैठ के सोचते हैं कि क्या करे, कैसे करे, कैसे करे। तो जब आप पूरी कंसंट्रेशन एक ही तरफ लगाते हो तो आपको नए नए आइडियाज मिलते हैं। इसी वजह से अटैकर्स के पास इतने सारे नए नए तरीके हैं। तो ये इनके पास एक तरीका है कि एडवर्टाइजमेंट के थ्रू भी हम किसी को सिस्टम में एंटर कर सकते हैं। तो आप क्या होगा, ऐड चल रही होगी, आपको नहीं मालूम क्या, आपको ऐड मान लीजिए पसंद आ गई ऐड, आपको कुछ लेना और आपने देखा इसकी ऐड है, देखते कैसे, आपने जैसे ऐड पर क्लिक किया तो वैसे वायरस आपके सिस्टम में एंटर कर जाए उस ऐड के थ्रू। प्लस अगर आपने ऐड देख ली मतलब आपने उसको डाउनलोड कुछ भी नहीं किया, ऐड को ओपन नहीं किया, बाहर से बस आपने ऐड देख ली इस तरह की, उसी से जो है आपके सिस्टम में वायरस अटैक कर जाते हैं। चाहे आप क्लिक करो, सिर्फ आप व्यू कर रहे हो, आपने क्लिक भी नहीं किया, सिर्फ आपने व्यू किया कि हाँ ऐड आ रही है। कई बार होता है ना कि बिना क्लिक किए भी हमें आधी ऐड ऐसे देखने लग जाती है, उसका ऐड का प्रमोशन ऐसे देखने लगता है। तो सिर्फ व्यू करोगे उतने में जो आपके सिस्टम में वायरस अटैक कर जाएंगे, वो है आपका मालवर्टाइज है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिखी गई। तो ये भी जो है हैकर से कंट्रोल करते हैं। तो ये जो ऑनलाइन एडवर्टाइज, मतलब इसमें जो हैकर्स है ना, उन्होंने एडवर्टाइज को कंट्रोल कर रखा है। तो वो जो आपकी एडवर्टाइज है उसमें आपका मैलिशियस कोड होता है, वही नेगेटिव कोड, जिसकी वजह से आपका सिस्टम इन्फेक्ट कर जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है आपके सिस्टम को। अटैकर्स जो है आपके सिस्टम में वायरस एंटर करते हैं। जैसे ही आप सिस्टम को क्लिक कर रहे हो या सिर्फ एडवर्टाइजमेंट को आपने देखा वैसे ही आपका सिस्टम में वायरस अटैक कर जाते हैं। ठीक है, और दो टाइप के और है, उनको भी देख लेते हैं। पासवर्ड अटैक का मतलब क्या होता है? अ हैकर्स कैन गेन एक्सेस टू द पासवर्ड इन्फॉर्मेशन इंडिविजुअल बाय स्निफिंग द कनेक्शन टू द नेटवर्क यूजिंग सोशल इंजीनियरिंग। तो पासवर्ड अटैक में क्या होता है? सोशल इंजीनियरिंग मतलब ये आपको उकसाने की कोशिश करते हैं। सोशल इंजीनियरिंग में क्या होता है कि आपके माइंड को आपकी साइकोलॉजी के साथ खेला जाता है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि आपसे बहुत प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी बातें करके आपके मन की सारी बात निकाल लेते हैं, आपके मन में क्या है। तो सेम वही सोशल इंजीनियरिंग हो गया कि मतलब आपसे अटैकर्स फील कराएंगे कि आप हमें अपना डेटा शेयर करो, और आपको फील नहीं होगा कि अटैकर्स का नीयत खराब है, वो हमारा डेटा चोरी करने के हिसाब से हमसे सब डेटा लेना चाह रहा है। आपको फील नहीं होगा। क्या वो गैस मतलब आइडिया लगाएंगे कि क्या पासवर्ड हो सकता है, इस तरह से आपका पासवर्ड चोरी करते हैं। तो उसी को बोलते हैं पासवर्ड अटैक। ठीक है, गैस वो कैसे करते हैं? जैसे रैंडम बेसिस पर उन्होंने कुछ किया। ठीक है, रैंडम बेसिस पे जैसे 1 2 3 बोल लीजिए, 1 2 3 4, या फिर ईयर बोल लीजिए, मंथ बोल लीजिए। तो इस तरह से उन्होंने आपके पासवर्ड को गैस किया है, तो वो हो जाएगा आपका पासवर्ड अटैक। लास्ट आता है एडवांस्ड परसिस्टेंट थ्रेट। ये भी एक टाइप का साइबर अटैक ही होता है, बट ये बहुत छोटे लेवल पर नहीं होता। परसिस्टेंट का मतलब होता है लगे रहना किसी काम में लगातार। जनरली जो अटैकर्स है ये सब शॉर्ट टर्म के होते हैं। शॉर्ट टर्म मतलब रैंसमवेयर क्या है? पैसा दो फिरौती का जाओ, मतलब लॉन्ग टर्म का नहीं है। और ये अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। जैसे रैंसमवेयर तो खुद आपसे धमकी दे रहा है कि आपकी फाइल डिलीट हो जाएगी, तो वो खुद सामने आके बोल रहा है कि हमने अटैक किया आपकी फाइल, आपको, आपके सिस्टम पे। बट एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट्स क्या होते हैं? ये छुपके छुपके चोरी चोरी आपके डेटा को नजर रखते हैं कि अभी चुरा कुछ नहीं रहे, ये साथ में अगर चुरा भी रहे तो आपको पता नहीं लगेगा, बट ये आपको फील नहीं होने देंगे कि ये आप पे नजर बनाए बैठे हैं। ठीक है, वही एडवांस परसिस्टेंट है। तो ज्यादातर जो कंट्रीज है एक दूसरे पे जो नजर रखना चाहते हैं ना कि उस कंट्री में क्या चल रहा है, तो तब वो जो है हैकर्स इस काम को करते हैं। When individual or group gain unauthorized access to a network or remains undiscovered for extended, वही बोला है कि लॉन्ग टर्म तक वो खुद को डिस्कवर ही नहीं कराते, मतलब वो दिखाते नहीं कि हम आप पे नजर बनाए रखें। अटैकर्स में एक्सप्लोर सेंसिटिव डेटा, और वही बोल रहे हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका सिक्योरिटी स्टाफ को ये डिटेक्ट ही नहीं होते, मतलब ये छुपके रहते हैं काफी टाइम तक, खुद को अनडिस्कवर करते हैं। ठीक है, और उसकी वजह से ये आपका डेटा चोरी कर सकते हैं या आपके नेटवर्क में लॉन्ग टर्म तक रह सकते हैं। तो इनका पर्पस शॉर्ट टर्म का नहीं है। ऐसा नहीं कि शॉर्ट टर्म पैसा लिया और चले गए, नहीं नहीं, ये लॉन्ग टर्म के लिए आपके साथ फ्रॉड करना चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म तक आपके साथ जुड़े रहना चाहते हैं, या फिर आपके डेटा को, आपका बहुत सेंसिटिव डेटा जैसे कुछ कंट्री का डेटा हो गया, इस तरीके का सेंसिटिव डेटा को लॉन्ग टर्म तक नजर बना के रखते हैं, और उस लॉन्ग टर्म तक नजर बनाने के बाद उस डेटा को ये चोरी करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मतलब डेटा चोरी भी कर रहा है, आपको पता भी नहीं लगेगा कि हाँ कोई इस तरह से हमारे डेटा पे नजर बनाए बैठा हुआ है। ठीक है, तो वही होता है आपका एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट। इसमें और बाकी टाइप के वायरस में एक ही डिफरेंस है कि ये खुद को छुपा के रखते हैं, छुपा के रखते हैं हमेशा। ठीक है, और लॉन्ग टर्म, इनका पर्पस शॉर्ट टर्म वाला नहीं है। आपके साथ 2 साल 5 साल से आप पे नजर बनाए बैठे होंगे या 10 साल, आपको पता भी नहीं लगेगा कि इस तरह से हमारे डेटा पे, सेंसिटिव डेटा पे नजर रखी जा रही है हैकर्स के द्वारा। ठीक है, तो वही है एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एटीट्यूड एंड इट्स कंपोनेंट। तो कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड के ऊपर भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था। पहले एटीट्यूड देखते हैं, एटीट्यूड क्या होता है, फिर इसके कंपोनेंट की भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, एटीट्यूड कैन बी डिफाइंड एज पर्सिस्टेंट टेंडेंसी टू फील एंड बिहेव इन ए पर्टिकुलर मैनर टुवर्ड्स। तो अलग अलग सिचुएशंस आपको मिलते हैं, जैसे बोलते हैं ना उनका एटीट्यूड उस टाइम पे वैसा था, उनका एटीट्यूड नेगेटिव था, पॉजिटिव एटीट्यूड था। तो जनरली एटीट्यूड को नेगेटिव सेंस में ही लिया जाता है जनरली, और पॉजिटिव वे में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कहीं कहीं पे। बट एटीट्यूड का एग्जैक्ट मतलब क्या है? मतलब एक स्पेसिफिक सिचुएशन में या अलग अलग सिचुएशंस में आप किस तरह से बिहेव करते हैं, कि आपकी टेंडेंसी क्या है, मतलब आप कैसा फील करते हैं, तो वही आपका
एटीट्यूड हो जाएगा, मतलब हम कैसा फील कर रहे हैं, हम कैसा बिहेव कर रहे हैं एक स्पेसिफिक सिचुएशंस में, तो वही हो जाएगा हमारा एटीट्यूड। एटीट्यूड के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, पहला हो गया इमोशनल, दूसरा हो गया इन्फॉर्मेशनल, तीसरा होता है बिहेवियर। इन तीनों के बारे में हम लोग बात करेंगे क्योंकि कंपोनेंट के ऊपर ही आपका क्वेश्चन पूछा गया था, कब, जून 2023 में। चलिए, पहला कंपोनेंट है इमोशनल। इमोशनल कंपोनेंट क्या होता है? दिस इन्वॉल्व पर्सन फीलिंग। इमोशनल मतलब आप कैसा फील कर रहे हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है, आपकी फीलिंग को बताता है। इमोशनल, इमोशनल मतलब आपकी फीलिंग बता रहा है, आप पॉजिटिव फील कर रहे हैं या नेगेटिव, तो वो हो जाएगा आपका इमोशनल, यानी कि फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड। सेकेंड, हमने इन्फॉर्मेशन और बिहेवियर के ऊपर भी देखा है यहाँ पे। इन्फॉर्मेशन कंपोनेंट क्या होता है? ये आपके एटीट्यूड का सेकंड कंपोनेंट होता है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन कंपोनेंट मतलब आपका जो एटीट्यूड है ना, वो आपकी इन्फॉर्मेशन पे भी डिपेंड करता है, मतलब आप किसी के बारे में क्या सोचते हैं। जैसे इसको एग्जांपल से समझेंगे, अ बिलीफ में बी फाउंडेड ऑन इनसफिशिएंट ऑब्जर्वेशन और इन्फॉर्मेशन। तो मतलब आपका जो बिलीफ है, आपका जो एटीट्यूड है, वो कई बार इनसफिशिएंट मतलब सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, या जो आपकी ऑब्जर्वेशन और सफिशिएंट नहीं है, उसके आधार पर भी आपका बिलीफ डिसाइड होता है। क्या पे लिखा है? ब्रांच मैनेजर इज ऑफ द ओपिनियन दैट 2 वीक ट्रेनिंग में बी एडिक्वेट। तो बोल रहा है जो ब्रांच मैनेजर है उसको लगता है कि कोई क्लर्क है, उसको अपना काम अच्छे से करने के लिए 2 वीक का ट्रेनिंग बहुत है, ठीक है। लेकिन लेकिन सच में जो है 4 वीक का ट्रेनिंग चाहिए होता, तो सच में 4 वीक चाहिए, पर बीएम सोचता है कि नहीं 4 वीक तो बहुत ज्यादा है, 2 वीक है ना, ऐसा बीएम को लगता है। तो उसकी वजह से उसका ये इन्फॉर्मेशन कंपोनेंट हो गया, ये उसके एटीट्यूड को बताएगा, मतलब उसका एटीट्यूड रहेगा नहीं 2 वीक इज एनफ, सफिशिएंट है ये, बट रियलिटी में 4 वीक चाहिए होगा। तो यहाँ पे जो बिलीफ है बीएम का, ब्रांच मैनेजर का, तो वो उसका एटीट्यूड दिखा रहा है ट्रेनिंग को लेकर, ठीक है। तो वो हो जाएगा उसका इन्फॉर्मेशन, मतलब आपके पास कई बार सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, आधे दूर इन्फॉर्मेशन, तो उसके आधार पर आप अपना एटीट्यूड डिसाइड करते हैं, वो आपका इन्फॉर्मेशन यानी सेकंड कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड हो जाएगा। लास्ट आपका बिहेवियरल एटीट्यूड, ये क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ पर्सन टेंडेंसी टू बिहेव। किसी ऑब्जेक्ट की तरफ आप किस तरह से बिहेव करते हैं, ठीक है, किसी सिचुएशन में आप किस तरह से बिहेव करते हैं, तो वो आपका बिहेवियर कंपोनेंट बताता है। द बिहेवियर ऑफ मैनेजर हैज इम्पैक्ट ऑन वर्क प्लेस। तो इस टाइम पे मैनेजर जो बिहेव करेगा तो उसका वर्क प्लेस में इम्पैक्ट होगा। तो ये जो थर्ड कंपोनेंट है वही आपका बिहेवियर कंपोनेंट, मतलब मैनेजर का बिहेवियर क्या है वर्क प्लेस में, तो उसका थर्ड कंपोनेंट यहाँ पे इसमें हो जाएगा। तो यही हमारे 3 कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड। तो पहला कंपोनेंट था इमोशनल, इसमें आप पॉजिटिव नेगेटिव फील करते हैं। सेकंड है इन्फॉर्मेशन, इसमें आपकी इन्फॉर्मेशन के आधार पर डिसाइड होता है कि आप क्या सोचते हैं। जैसे बीएम को लगता है कि 2 वीक ट्रेनिंग इज एनफ, बट रियलिटी में 4 वीक का चाहिए होता है। तीसरा बिहेवियर, कि आप किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में किस तरीके का बिहेव करते हैं, तो आपका थर्ड कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड यहाँ पे इसमें हो जाएगा। चलिए, इसके साथ पार्ट 1 को हम, ये जो हमारा पार्ट है इसको यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। और अगर आपको टाइम मिले तो आप मॉड्यूल डी की सारे वीडियो जरूर देखिए, और मॉड्यूल बी की वीडियोस भी आप लोग देख लीजिए, उससे आपके पास होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है तो आप देख सकते हैं, अदरवाइज जो मॉडल डी में 13 है उस वाले को तो आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि 4-5 नंबर का सिर्फ एक ही मॉडल में से आ रहा है, और ज़्यादा नहीं, सिर्फ 4 ही वीडियो। 4 वीडियो को देखिए, अगर आपको 4-5 नंबर, 5-6 नंबर क्लियर हो जाए तो आपके लिए अच्छा इसमें रहेगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।